का क्वेश्चन बेसिकली किसी से रिलेट कर रहा है, पैरामीटर से, कि पैरामीटर पे अगर आप उसको एवेल्यूएट करेंगे आपको डिफरेंट रेंजेस दी हुई है, अगर गौर करें, ठीक है ना, टेबल दी हुई है। अब सादर एक स्कीम है, उसकी C0 क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करती है ना, उसके अंदर जो भी पैरामीटर डालते हैं, ठीक है ना, पैरामीटर की कोई भी वैल्यू डालेंगे C0 क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब जब हम आगे जाएंगे, हमारे पास जब हम उसका ट्रांसमिशन ऑर्डर, सपोज हम यहाँ पे जा रहे थे, इसी स्टेज पे आके जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसी पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमम क्वांटिटी आती है, ये मैक्सिमम लेंगे, ठीक है ना। हमने वो पॉइंट सेलेक्ट किया जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी के अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर क्या है। नहीं, अब ये 3 पे भी तो आ रहा है ना सर, ये रिजल्ट कौन सा, ये मतलब ये है कि यही रिजल्ट्स 3 पे भी जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पे -416 ओमेगा की बजाय -832 बन जाता है ये जी। तो 3 होता 3 से है, लेकिन 1/4 बात ये है बेसिकली। तो पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर है क्या, ऐसा है ना। अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर क्या है, उसकी डेफिनेशन समझ है आपको। नहीं, ये अब मिनिमम लेना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब आप घर जाना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता कि रास्ता इस तरफ है, रास्ता इस तरफ है, रास्ता उधर है, कहाँ है, तो आप कैसे निकलेंगे। पहले तो ये है कि जो टर्म आप डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। उसमें यही आपने कहा था, उसमें नहीं, वो तो मैंने मेथड बताया, मैथमेटिकली प्रूफ किया है, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूफ अलग चीज है, समझ आ रही है ना। वो चीज क्या है, अप्रॉक्सीमेशन ऑर्डर है क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। हमने तो वो मेथड सीखा था भाई। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज टारगेट करें, पहले आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली ये है एग्जैक्टनेस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने जो पॉलिनोमियल लिए हैं, ठीक है, उसके मुताबिक उसकी एग्जैक्टनेस क्या है, जो पॉलिनोमियल हमने ली है। अब बेसिकली ये पॉलिनोमियल की एग्जैक्टनेस हो रही है, तो उसका ऑर्डर वही आएगा जो है। जहां तक ताल्लुक है ओमेगा 1/4 की, ये बेसिकली टारगेट था कि इससे हमारा एक मुमकिन फैक्टर इंक्रीज हो जाता है और हमारी जो सीक्वेंस है सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं सिंपलेस्ट बनती है, सिंपल फॉर्म में आती है। जिस तरह आपने एगन वैल्यू निकाली है ना, एगन वैल्यू निकालने के बाद एगन वेक्टर जब निकालते हैं तो आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। हम आर्बिट्रेरी वैल्यू कौन सी देते होते हैं, एगन वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि जी उसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू हम दे दें, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, एगन वैल्यू फाइंड करते हैं, एक मानो नहीं चाहिए, बाकी लेस देन मान ये वो तो एक तो हमारे पास है ना मैट्रिक्स, उसकी एगन वैल्यूज है। अब आपके जो वेरिएबल यूज हो गए होते हैं, उसमें जब हम अगले स्टेप पे जाते हैं एगन वेक्टर फाइंड करते हैं, उसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3/3 मैट्रिक्स था, तो x1 x2 x3 सपोज कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो है वो 3 इक्वेशन होती है, 3 वेरिएबल होते हैं, उनको हमने सॉल्व करना होता है, ऐसे है ना। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, आर्बिट्रेरी वैल्यू चाहिए होती है, ऐसे है ना। अब जब हमने एगन वैल्यू और एगन वेक्टर निकाले हैं, ये नोट्स शायद आप लोगों ने नहीं निकाले, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा था ना, प्रिंट तो निकाला हुआ है, तो उसमें अगर आप गौर करें या वैसे भी आप सारे मैथमेटिशियन हैं, एगन वैल्यूज और एगन वेक्टर तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो एगन वेक्टर जब आप निकालते हैं तो आर्बिट्रेरी वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। अदर देन वो सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये तो पहली बात है, समझ आ रही है। लेकिन उसमें वेरिएबल बाज़ दफ़ा 0 के बराबर भी हो जाता है। हम सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू यूज़ करते हैं एगन वेक्टर फाइंड करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि हर आर्बिट्रेरी वैल्यू के ऊपर एगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है तो सिर्फ उसका एगन वेक्टर एक नहीं बनेगा। लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर के थ्रू आप लोगों को दिखाए थे, सो मैनी एगन वेक्टर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, समझ आ रही है ना। काफ़ी सारे एगन वेक्टर बन सकते हैं, एगन वेक्टर काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम कहते हैं कि x को हम सपोज 1 कर रहे हैं,
ठीक है ना, या वो वैल्यू हम यूज करते हैं जो मोस्ट सिंपलेस्ट होती है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो मेथड है इसके अंदर भी हमने अपनी कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू के ऊपर जो हमारी सीक्वेंस है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए हमने पैरामीटर यूज किया है, ठीक है, पैरामीटर की ये वैल्यू यूज की है। और ये जो वैल्यूज थी हमने कहां से फाइंड किए, जब हम समुच्चय फैक्टर फाइंड कर रहे थे, उसकी क्वांटिटी फाइंड कर रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर ये टेबल अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वांटिटी यूज करते हैं। क्वांटिटी का टेबल गिवन है ना आपके सामने, उसमें पर वैल्यू गिवन है ना पैरामीटर की, मुझे तो बगैर अलग के नजर दिया था लेकिन आपको नजर आ रहा होगा, समझ आ रही है ना। तो इसके ऊपर क्या होती है, मोस्ट सिंपलेस्ट वैल्यूज यूज होती है, समझ आ रही है ना। तो नेक्स्ट आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है सर। जी जी नहीं, अब बार-बार घर में किस लिए हूं, ये सर कोई बात नहीं जी, ये हजारों में लेके जा रहे हैं कैलकुलेशन को, तो ये हम कहां से निकालते हैं? जी अभी सपोज तो नहीं कर सकता ना बंदा, क्या ये देखें ना, ये तो सिंपल है ना, 1/2 1/8 3/4 समेट्रिक। तो देखें ये सर इसमें जा रही है हजारों में, मतलब 4000 या 10,000। अगर पहली तो बात ये है कि इसमें मुझे तो अलग के बगैर नजर नहीं आता कि आप ये ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि हजारों दो मूल ले रहे हैं ना। अच्छा, बात ये है कि जब कोई आप कुछ स्कीम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब भी कोई एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप किसी से, जब आप छोटे बच्चे को सिखाते हैं, पहले उसको एबीसी सिखाते हैं या पहले आप उसको सेंटेंस सिखा देते हैं? आप एक टीचर है ना, तो चूंकि आप लोग इस फील्ड को पढ़ रहे हैं, इस फील्ड के हिसाब से आप लाए, ठीक है, तो डेफिनेटली पहले आप लोगों को सिंपल स्कीम के बारे में आइडिया होगा, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स स्कीम, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी, दो टर्म यूज करते हैं स्कीम के लिए, एक टर्म होती है एरिटी और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने पेपर में पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी और एरिटी में क्या डिफरेंस है, तो 50% लोग बच्चे खाली छोड़ देंगे, हमें नहीं पता। हालांकि ये चीजें डेली बेसिस पे डिस्कस होती हैं। अभी भी मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्योंकि मैं काफी मरतबा बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और एरिटी क्या है, ये आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कहा वैसे चलो पूछ लें, कुछ नहीं कुछ भी नहीं पूछना, पूछ लिया करें, बुरा नहीं होता, सवाब होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन करना, देखना वो लोग स्कॉलर्स हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन में ये बात सोचिएगा कि आप गलत पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं जी। अब एक हमारे पास क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी टर्म, एक हमारे पास क्या होती है एरिटी। एरिटी बेसिकली क्या होती है, अगर हम स्कीम को देख रहे हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं कि जी ये बाइनरी स्कीम है। बाइनरी स्कीम के अंदर कितने होते हैं, दो रूल होते हैं, 2 पॉइंट अलग चीज है, 2 रूल होते हैं, ठीक है ना। अब उन 2 रूल के अंदर, अब ये स्कीम है आपके पास, ये स्कीम है बाइनरी, ये जो स्कीम आपके सामने है ये क्या है, बाइनरी है, ठीक है। तो बाइनरी मीन के इसकी जो एरिटी है वो क्या है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, दो हमारे पास एग्जिस्टेंट पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान में 2 नए पॉइंट इंसर्ट करते हैं। बेसिकली हर रूल से एक नया पॉइंट इंसर्ट होता है, एक पॉइंट इस रूल से इंसर्ट होगा और एक इस पॉइंट से रूल वो इंसर्ट होगा, समझ आ रही है ना। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट से क्या है, हर रूल से एक पॉइंट इंसर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह हम सीक्वेंस चलाते जाएंगे, आई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये वो एल्गोरिथम है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसकी जो लिमिट सेंसर या बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इस फील्ड को हम कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 रूल हैं। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम्प्लेक्सिटी ये है कि रूल तो 2 हैं, एक नया पॉइंट इंसर्ट करने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ रही है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक नया पॉइंट इंसर्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ऐसे है ना, इस रूल में भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 है। अगर हम क्यूबिक भी सप्लाइन की बात करें तो इसमें जब हम ये वाला पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर हमें कितने पॉइंट की जरूरत होगी, 3 पॉइंट की। एक पॉइंट को इंसर्ट करने के लिए जो अफाइन कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा। अब बात आती है अफाइन कॉम्बिनेशन की। पिछले सेमेस्टर में मैं अफाइन कॉम्बिनेशन कह के थक गया और अभी तक भी यानी कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि अफाइन कॉम्बिनेशन क्या है।
क्योंकि ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा था लेवल ऑफ इंटरेस्ट को। अगर आप डेटा लगाएंगे, जब तक चीज़ों को सोचेंगे नहीं डीपली, उस वक्त तक क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल आ गया, फिर वही बात होगी कि हमने 2 जमा 2 4 तो पढ़ा था, 2 जमा 3 5 का नहीं पता, यही है ना। फिर बच्चे अक्सर क्या कहते हैं, ये तो आउट ऑफ कोर्स है क्वेश्चन। आजकल कोर्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। पुराने ज़माने में ये होता था कि टीचर 2 एग्जाम्पल करवाने के बाद पूरी एक्सरसाइज बच्चों को कहता था कि घर से करके लानी है, ऐसे होता था ना एक्सरसाइज। अब क्या होता है कि टीचर ने जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है वो सिलेबस है, जो उससे रेलिवेंट है उसका सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये, जब आप रेलिवेंसी पे जाएंगे, जब वो तब आपका नॉलेज कब इंक्रीज करेगा। अगर ये क्वेश्चन अगर मैंने करवा दिया, आपने इसको एडिट कर दिया है, तो आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे। आपने इसी चीज़ को किसी और चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया है, आपने दिमाग से सोचा है, अपने एंगल से सोचा है, तब आप जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे है ना। बेसिकली रिसर्च का मतलब भी यही है कि आपने क्या है कि ढूंढनी है वो चीज़, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक बंदे ने पेपर लिखा, दूसरे के पेपर में और उसके पेपर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस आप फाइंड कर लेते हैं तो उसी का आप किसी और के साथ भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं ना, और वही जो डिफरेंस आप फाइंड करेंगे वो आपकी फाइंडिंग्स होंगी, और वही सारी चीज़ें आप आगे करते जाएंगे। और अदरवाइज अगर आप इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे, आप कहते हैं हम रट्टा लगा रहे हैं, आप फिर आगे चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। तो क्लियर हो गया आपको एलआईडी का कंसेप्ट? क्लियर है एलआईडी क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 टर्म यूज होती हैं। अब आगे इसके हमने हो सकता है कि कुछ पेपर में आपने कम्प्लेक्सिटी देखी है, देखिए कन्वेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। जो आपने सब तरीकेकार बताए हैं वो सारे पेपरों में देखे हैं जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इनको लागू करें, देखें, और जब आप क्लास के अंदर आए तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे, लर्न करेंगे, आपका अपना दिमाग भी खुलेगा, और जो आगे टीचर है उसका दिमाग भी खुल जाएगा। स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इसको कैसे डिफेंड करूँ। ऐसे होता है ना। टीचर का पता तब चलता है कि जब आप लोगों को जवाब दे। अगर आप लोगों को एक बंदा जवाब ही नहीं दे पाता तो उसका मतलब ये है कि वो भी ऐसे सीक्वेंस के साथ चल रहा है, बच्चे भी ऐसे चल रहे हैं। तो कम अज़ कम आप कोई चीज़ लेके आए, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अप टू डेट चीज़ करता हूँ। आपने गौर किया होगा इस सब्जेक्ट में कि वो रिवायती सिलेबस में नहीं पढ़ा रहा, जो रिवायतन पढ़ाया जाता है उससे हट के मैं वो चीज़ें आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो आगे इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इस वक्त लोग उन पर काम कर रहे हैं, और ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी बेस बनाना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इतनी बहुत बड़ी तकरीर के बाद कि हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी प्राइमल और डुअल से, तो अब हैंड रेज करेंगे किसको प्राइमल और डुअल का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। हैंड रेज कर सकते हैं कि किसको प्राइमल और डुअल का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। फाइनल स्टेज में था कि भाई हम ना आर्ट टेस्ट को यूज़ करते हुए ना न्यू पॉइंट इंसर्ट करेंगे। जी जी। तो फिर उसकी ना कोई एग्जांपल बता दें कैसे इंसर्ट करेंगे जी। हम आर्ट टेस्ट को यूज़ करते हुए। आर्ट्स एंड साइंस को अब बेसिकली प्राइमल के अंदर भी फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक हमारी अप्रॉक्सीमेटिंग वाली स्कीम आ जाती है, इंटरप्रेटिंग आ जाती है। अब जब हम मिसाल के तौर पे 4 पॉइंट स्कीम लेते हैं, समझ आ रही है ना, तो उसमें एक पॉइंट हम इंसर्ट करते हैं, वो इनिशियल पॉलीगॉन के ऊपर इंसर्ट हो रहा होता है, और उसके अंदर जो आड पॉइंट है उसके अंदर 4 पॉइंट स्कीम पड़ी है। 4 पॉइंट स्कीम में जो आड पॉइंट है उससे हमारे पास क्या होता है, निया पॉइंट इंसर्ट हो रहा था उसकी लोकेशन। अब लास्ट टाइम जब आप लोगों का पेपर हुआ था, पेपर में मैंने एक लेवल का रिजल्ट पूछ लिया था कि एक लेवल का रिजल्ट क्या है। मैं आज ऐसा करता हूँ कि उसी चीज़ को दोबारा डिस्कस करता हूँ, और उसमें आपको अपना जवाब भी मिल जाएगा कि
बेसिकली हम कैसे जो है ना वो पॉइंट इंसर्ट करते हैं और कैसे वो पॉइंट उसके अंदर उसकी शेप बनती जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि